जय हिंद दोस्तों। आई होप कि यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी तुम सबकी अच्छे से चल रही है। और उसी प्रीलिम्स की तैयारी को और बढ़िया बनाने के लिए हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स मेंस एग्जामिनेशन में क्या है ये तुम सबसे छिपी है नहीं, तुम सबको मालूम है, राइट। एंड अच्छा लगता है देखकर कि तुम लोग इससे सीख कर अपने एग्जामिनेशन में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो। इवन कुछ दिनों पहले क्लास में भी हम पढ़ते हैं, कुछ दिनों पहले एक एनालिसिस वीडियो में मैंने बीसी पाल के बारे में बात की थी, बिपिन चंद्र पाल के बारे में। और कल एपीएससी का इंटरव्यू कंक्लूड हुआ 29 को। इंटरव्यू में भी बीसी पाल के बारे में एक कैंडिडेट से पूछा गया, बिपिन चंद्र पाल एक्सट्रीमिस्ट लीडर, गरम दल वाले। तो इंपॉर्टेंस ना इन पीवाईक्यूज की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर जगह होती है, राइट। इसलिए इनसे सीखना बंद नहीं करना है। आज के पीवाईक्यू एनालिसिस में हम लोग एनवायरनमेंट और हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उससे सीखेंगे, ठीक है। और साथ में एक और स्पेशल अनाउंसमेंट तुम्हारे लिए। ये अनाउंसमेंट मैंने पहले भी करवाया है, आज फिर से तुम्हारे साथ डिटेल्स डिस्कस कर देता हूं। मैं दिसंबर 4 को सुबह 10 बजे 10 AM तुम्हारे साथ ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया डिस्कस करूंगा। ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया जो इंडिया की हिस्ट्री में, इंडिया की सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे वो हम भगवान बिरसा मुंडा की बात करें, संथाल रिबेलियन की बात करें, या बाकी इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट ट्राइबल मूवमेंट्स के, एक अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स था इनका कि इन्होंने ना सिर्फ ब्रिटिश के बल्कि बाकी आउटसाइडर्स के अगेंस्ट भी रिवॉल्ट किया, अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, अपने यूनिक अचीवमेंट के साथ और कुछ यूनिक फ्लॉज के साथ भी। और यूपीएससी हो या एपीएससी हो या बिहार पीसीएस हो या बाकी स्टेट पीसीएस हो, इन सब एग्जामिनेशंस में इन ट्राइबल मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्रीलिम्स मेंस दोनों एग्जामिनेशन में। जो मैं 4 दिसंबर को तुम्हारे साथ क्लास डिस्कस करूंगा तो वो अभी प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्लास है, बट दिस डज नॉट मीन कि इसका यूज सिर्फ प्रीलिम्स में होगा। जैसा मैंने बोला कि हम क्लास में जो पढ़ते हैं वो हर एग्जामिनेशन के पार्ट में, हर सेक्शन में काम आता है। तो अगर अच्छे से आपने उस रोज पढ़ाई की, आज पढ़ाई कर रहे हो, तो मेंस में भी काम आएगा। जो स्मार्ट आईज फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं वो तो क्लास ऑफलाइन में बैठकर इस सेशन को अटेंड करेंगे, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन में करेंगे, और बाकी स्टूडेंट्स जो हमसे बाहर से जुड़े हैं, तो गाइस तुम्हारे लिए भी हम लोग हमेशा हैं। जब भी तुम्हें कोई भी डाउट हो, मिलने आना हो, आप मिलने आते ही हो। चाहे इतिहास बुक लेने की बात हो, पॉलिटी की बुक लेने की बात हो, हमसे मिलने की बात हो किसी गाइडेंस के लिए, यू आर ऑलवेज वेलकम एट स्मार्ट आईज फाउंडेशन। क्लास करने के लिए आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मैं रजिस्ट्रेशन का लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके भी तुम रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन इसलिए जरूरी है सो दैट आपको एप्लीकेशन पे एक्सेस दे दिया जाएगा, स्मार्ट आईज फाउंडेशन के एप्लीकेशन पे। वहां पे तुम लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, साथ में नोट्स और एमसीक्यूज जो प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे वो एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। सो सिंपल है, बस रजिस्टर करना है, फ्री फॉर ऑल, और फिर क्लास करना है, और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स लेना है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, राइट। पीवाईक्यू एनालिसिस को अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारे लिए, इट इज रिलेटेड टू एग्रोक्लाइमेटिक जोन। किस टॉपिक से रिलेटेड, एग्रोक्लाइमेटिक जोन से रिलेटेड, एग्रोक्लाइमेटिक जोन। तो पीवाईक्यू एनालिसिस में तो हम लोग इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन और इससे रिलेटेड जो बाकी डिटेल्स है इसको डिटेल में तो पढ़ेंगे ही। अगर मान लो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया और पहले से तुमने नहीं पढ़ा है, तो वहां पर हम क्या तरीका अपना सकते हैं, तो वहां पे ना वर्ड को ब्रेक करके उसे समझने की कोशिश करो। एग्रोक्लाइमेटिक जोन लिखा है, इट मींस यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है एग्रीकल्चर, दूसरा है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट की पहले बात करें तो क्लाइमेट का मतलब कि भाई एवरेज वेदर कंडीशन वाले। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, WMO बोलता है कि एटलीस्ट 30 ईयर्स तो होना चाहिए एवरेज वेदर कंडीशन। एक दो दिन या महीने की बात नहीं, एटलीस्ट 30 ईयर्स। 30 ईयर्स से ज्यादा भी, 30 ईयर्स, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, बट 30 ईयर्स तो कम से कम हो, ऐसा WMO बोलता है। सो एवरेज वेदर कंडीशन मतलब एवरेज रेनफॉल उस रीजन का प्रेसिपिटेशन हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड स्पीड हो गया, कितना सनलाइट आ रहा है, बाकी डिफरेंट कंडीशंस। इन सब एवरेज वेदर कंडीशन को लेकर किसी पर्टिकुलर रीजन का या दो रीजन का क्लाइमेट डिसाइड होता है। सो ऐसे सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन वाले रीजन जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होते हैं उनको हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन सिंपली बुला सकते हैं। और इस सिंपल नॉलेज को अप्लाई करके भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इन स्टेटमेंट्स को समझना और फिर करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढकर ये ऑप्शन के हेल्प से आंसर चूज करना।
बाकी सिंस एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास तो टाइम है, हमारा पर्पस भी है डिटेल में सीखना, सो कम टू इट। एग्रोक्लाइमेटिक जोन, जैसा मैंने अभी तुमको समझाया वही, कि वैसे रीजन्स जो सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस के वाले होंगे एग्रीकल्चरल पोटेंशियल के लिए। सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन, दो रीजन हमने लिया, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। हमने देखा कि रीजन 1 और रीजन 3 जो है इसके क्लाइमेटिक कंडीशन सिमिलर है। क्या सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन है कि यहाँ पर रेनफॉल तो होता है बट काफी ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ठीक ठाक ह्यूमिडिटी है, यहाँ पर स्लोप भी है, डायरेक्टली ये वेदर में नहीं आएगा बट यहाँ स्लोप है। तो ये सिमिलर ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन वाले रीजन का क्या एग्रीकल्चरल पोटेंशियल होगा? इसका एग्रीकल्चरल पोटेंशियल होगा कि यहाँ पे हम टी कल्टीवेशन कर सकते हैं। कोई एक दूसरा एक और रीजन होगा Rn, और Rn और R2 के बीच भी सिमिलरिटी हो सकती है कि यहाँ पर हम एप्पल का कल्टीवेशन कर सकते हैं, कहीं ऑरेंज का कल्टीवेशन कर सकते हैं, कहीं पोटैटो कल्टीवेशन कर सकते हैं, कॉटन कल्टीवेशन कर सकते हैं। So different regions के climatic conditions अगर they have some unique characteristic with unique agricultural potential तो हम उनको एग्रोक्लाइमेटिक जोन में क्लासिफाई करते हैं। और इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में क्लासिफाई करने से ना सिर्फ हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में बल्कि उनकी प्रोडक्टिविटी में भी एक बढ़िया पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। कैसे बढ़िया पॉजिटिव इंपैक्ट? कि हमें R1 R3 के बारे में मालूम पड़ा कि यहाँ टी कल्टीवेशन बढ़िया है, तो यहाँ पे टी कल्टीवेशन के लिए फार्मर्स को या लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, यहाँ कॉटन कल्टीवेशन नहीं करवाया जाएगा, राइट? एंड दैट्स व्हाई नॉट ओनली एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, एलाइड एक्टिविटीज भी जो होती हैं, चाहे वो पोल्ट्री हो गई या एनिमल हस्बेंड्री हो गया। एनिमल हस्बेंड्री पोल्ट्री भी तो डिसाइड करता है ना गाइज क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। सिप की पोल्ट्री, सिप फार्मिंग करना, काउ फार्मिंग करना, बी फार्मिंग करना, बी हाइव्स ओपन करना, इन सब के लिए हमको यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशंस, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तब जाके इन एनिमल्स या फिर ये जो स्पीसीज है इनकी भी फार्मिंग पोल्ट्री पॉसिबल हो पाती है। सो नॉट ओनली डायरेक्टली फॉर फार्मिंग, सिर्फ सीड्स के सिलेक्शन के लिए नहीं बल्कि बाकी एग्रीकल्चरल एलाइड एक्टिविटीज में भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन हेल्प करता है। और इसी वजह से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR इंडिया में 15 क्लाइमेटिक जोन्स में क्लासिफाई करता है इंडिया को। 15 क्लास एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ये देखो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जो इस तरह से वेस्टर्न हिमालय से शुरू होकर आइलैंड्स ग्रुप पे कंप्लीट होते हैं। तुम देख सकते हो कि तुम डिफरेंट रीजन इंडिया के किस तरह से अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में क्लासिफाइड है। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बिलीव करता है कि इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के क्लासिफिकेशन से ना सिर्फ हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं बट इवन वी कैन वर्क अपॉन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। कैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन? कि सपोज पर्टिकुलर एक रीजन के फार्मर हैं, अगर उनको सही इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाया गया कि आपको यहाँ ये सीड्स सेलेक्ट करने चाहिए, ऐसे क्रॉप्स का कल्टीवेशन बढ़िया होगा, इस टाइम में करना चाहिए, या एनिमल्स या स्पीसीज की फार्मिंग कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज यूज करने चाहिए, तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन्हें ज़्यादा मिलेगा, ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, सोशल कंडीशन भी इंप्रूव होगा। That's why not directly related to productivity from the land, from that region, but the overall socio-economic condition can also be improved. ये पर्पस है एग्रो क्लाइमेटिक जोन में क्लासिफाई करने का, ठीक है? इतना हमें याद रखना है, ये नोट्स भी अपने साथ रखना। एंड नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, अ लैंड यूनिट विथ स्पेसिफिक सॉइल क्वालिटी। तो सिर्फ हम स्पेसिफिक सॉइल क्वालिटी की बात नहीं करते हैं, हमको एक लार्जर टर्म चाहिए। दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग, और जब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। आंसर तुम्हारे पास आ चुका है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। बाकी भी देख लेते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट में क्या है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि अ लैंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेटिक सुटेबिलिटी। हाँ, मेजर क्लाइमेटिक सुटेबिलिटी, जहां पे सिर्फ हम सॉइल की कंडीशन की बात नहीं करेंगे, हम प्रेसिपिटेशन की भी बात करेंगे, हम विंड की भी बात करेंगे, हम सनलाइट की भी बात करेंगे, हम स्नोफॉल की भी बात करेंगे, इसलिए सुटेबल है, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अ लैंड यूनिट वेयर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डिफाइन इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन। बिल्कुल नहीं, नॉट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ये हम क्लियर कर चुके हैं। अ लैंड यूनिट एडॉप्टेड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ कल्टीवेशन,
नहीं, लैंड यूनिट नॉट एडॉप्टेड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ कल्टीवेशन। एक्चुअली वो लैंड या उस रीजन का एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन स्पेसिफिक टाइप ऑफ कल्टीवेशन को बताता है। उल्टा था ये स्टेटमेंट पूरी तरह से। करेक्ट आंसर क्या? सी। ध्यान रखो इसे अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनवायरमेंट से रिलेटेड। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज गाइज, आज हम लोग 30 नवंबर को ये क्लास कर रहे हैं, फिर भी हमें जब हम क्लासरूम में बैठकर क्लास करते हैं तो हमें फैन की जरूरत पड़ती है, थोड़ी देर एसी चलाने की जरूरत पड़ती है, रात को सोने जाते हैं तो ब्लैंकेट भी चाहिए, साथ में फैन भी चाहिए। कंफ्यूज आ जाता है इंसान कि करे क्या, पीके वाला हाल हो जाता है कि करें क्या। इसमें लोग बीमार भी पड़ते हैं, काफी बीमारियां भी अभी हो रही हैं, है ना। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल। क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इंपैक्ट एक ये भी है, डायरेक्ट तुम्हारे हेल्थ को इंपैक्ट कर रहा है, इस तरह से तुम्हारी पढ़ाई भी इंपैक्ट कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्या है कि इनमें से कौन से एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं? मेल्टिंग ऑफ आइस कवर इन द अंटार्कटिका, एकदम क्लियर। इसके लिए तो बिना ज्यादा दिमाग लगाए ही हम बोलेंगे कि हाँ ये ट्रू इंपैक्ट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देखते हैं कि टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर राइज होता है, और जब टेम्परेचर राइज होगा तो जो आइस कवर है वो आइस कवर तो मेल्ट करेंगे ही। करेक्ट। देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लगा के भी क्वेश्चन बन रहा है ना। राइज इन सी एंड ओशन लेवल, तो यस राइज इन सी एंड ओशन लेवल, क्योंकि ये जो आइस वाटर है, ये जो वाटर है, ये फ्लो होके कहाँ आएगा? सी में ही तो आएगा, तो सी का लेवल बढ़ेगा ना। दैट्स वाई ये जो यूरोपियन नेशन है ना, ये ज्यादा कंसर्न्ड है। हाँ हमारा भी इंडिया में एक अच्छा खासा कोस्टल रीजन है, बट हमारे पास लैंड भी है, हमारे पास अपलैंड भी है, हिमालयन रीजन भी है, वेस्टर्न घाट्स भी हैं, बट यूरोपियन रीजन के चारों तरफ ज्यादा समुंदर है, तभी तो बीच कल्चर वहाँ ज्यादा पॉपुलर था, अभी भी है। बेचारे ज्यादा कंसर्न है क्लाइमेट चेंज को लेकर, एडवर्स इंपैक्ट को लेकर। हालांकि लॉस भी उन्होंने खूब पहुंचाया है, पहले डेवलपमेंट के लिए जितना क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाना था, नेचर को खूब पहुंचाया, अब ज्यादा कंसर्न दिखा रहे हैं, बट कंसर्न की बात है उनके लिए। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। मोर सीवियर स्टॉर्म्स, अब इसको समझो मोर सीवियर स्टॉर्म कैसे। तो हमने यहां देखा ना कि सी लेवल राइज हो रहा है, सपोज ये इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, आजकल हम देखते हैं ना कि इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल में काफी ज्यादा स्टॉर्म्स आते हैं, राइट। फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ गई है, इंटेंसिटी भी काफी बढ़ गई है। सी लेवल जो है वो राइज कर रहा है, सी लेवल जो है वो राइज कर रहा है, और सी लेवल राइज करने के साथ साथ सिंस टेम्परेचर अप हो रहा है, तो इस तरह से गर्मी की वजह से और ज्यादा वेपर्स निकलेंगे, और ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा, यहाँ पे सी लेवल का टेम्परेचर राइज होगा, सी लेवल भी राइज होगा। तो ओवरऑल क्या होगा, ये ओवरऑल स्टॉर्म्स की इंटेंसिटी को, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, और ज्यादा बढ़ाएगा, प्रेसिपिटेशन तेज कर देगा। तो लोग दो साइड से फंसेंगे, एक तो स्टॉर्म आएगा ज्यादा तेज, प्रेसिपिटेशन भी होगा, तो कोस्टल रीजन में और फिर वही पानी बरसेगा जो ऊपर जा रहा है, जिससे कि फ्लड भी आएगा बारिश के वजह से, एज वेल एज फ्लड आएगा स्टॉर्म की वजह से। तो दोनों साइड से मार पड़ेगी इंसान को। सी लेवल राइज होने की वजह से भी डूबेंगे, स्टॉर्म आएगा उसके वजह से भी डूबेंगे, फिर यही पानी जब वापस गिरेगा उसके वजह से भी डूबेंगे। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। और इसलिए तुम आजकल ज्यादा बे ऑफ बंगाल में या इंडियन ओशन वाले रीजन में या अदर रीजन्स में ज्यादा तुम स्टॉर्म्स ऑब्जर्व करते हो। लास्ट, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज इन लैंड एंड ओशन। चलो अब ये वाला रीजन कैसे ट्रू हुआ, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, सी की बात कर रहे थे ना, अगेन वापस सी में आ जाते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर राइज तो हो ही रहा है, टेम्परेचर राइज की वजह से सी में जो एनिमल्स हैं, तो इनका क्या होता है ना, इनकी अपनी एक एडेप्टेबिलिटी होती है। अभी हम देखते हैं ना कि ब्रिटेन में गर्मी ज्यादा पड़ी, सब लोग वहां बड़े परेशान कर, यार इतनी गर्मी पड़ रही है, एसी उनके लिए नहीं हो रहा था। हम इंडियन तो ज्यादा झेल लेते हैं, वो नहीं झेल पा रहे थे बेचारे। वो समंदर के जीव का सोचो, उनका क्या है, उनके लिए एक सेट टेम्परेचर है कि इतना टेम्परेचर वाटर का रहेगा तो वो सस्टेनेबली रह सकेंगे, रिप्रोडक्शन कर सकेंगे, अपने नंबर्स इंक्रीज कर सकेंगे, और जो उनका एक यूज है साइकिल में, उस साइकिल को फुलफिल कर सकेंगे। तो सी लेवल या सी में वाटर टेम्परेचर राइज होने से उन्हें नुकसान है। फिर उसके बाद क्या है, ज्यादा CO2 गैस का या मीथेन गैस का इमिशन होगा, और ये CO2 गैस जो है ये वाटर में जब डिजोल्व होता है तो उसके बाद उसकी एसिडिटी ज्यादा बढ़ा देता है। एसिडिटी बढ़ाने की वजह से अब जो हमारे स्पीसीज हैं जो सी में रह रहे हैं, वो बेचारे कैल्शियम कार्बोनेट पे काफी डिपेंडेंट होते हैं।
बट जब एसिडिटी बढ़ने लगेगी तो लीचिंग की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट के वो जो भी कंपाउंड है वो सब धीरे 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 टूटने लगेगा, डिकम्पोजिशन होने लगेगा, जिसके वजह से कोरल रीफ्स को काफी नुकसान हो रहा है। एंड नॉट ओनली कोरल रीफ्स, जब कोरल रीफ्स को नुकसान होगा तो फिशेज को भी नुकसान होगा। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। टेम्परेचर राइज होने से भी, CO2 के ज्यादा रिलीज होने से भी, और वो CO2 वापस वाटर में डिजॉल्व होने से भी नुकसान हो गया इनको भी। दैट्स वाई ऑल फोर आर द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमारे लिए आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 4। यही चीज मैंने तुम्हारे लिए यहाँ नोट्स में भी समझा दी है, जो आई थिंक अभी तुम लोग समझ गए होगे किस तरह से कि पोलर आइस के मेल्टिंग से क्या होगा, चेंज इन प्रिसिपिटेशन पैटर्न से क्या होगा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से क्या होता है, ओशन एसिडिफिकेशन से क्या होता है, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे कोरल के बारे में, फिश के बारे में, एंड ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारे एडवर्स इम्पैक्ट हैं क्लाइमेट चेंज के। एंड दैट्स वाई नाउअडेज क्लाइमेट चेंज सिर्फ एनवायरनमेंट के बुक में नहीं, सिर्फ सिविल सर्विसेज के सिलेबस में नहीं, बल्कि एक रियल कंसर्न बन गया है हर किसी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड। अ रॉयल चार्टर नोन एज मैग्ना कार्टा। ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट पूछा गया तो हम आज सीख लेते हैं कि अगले बार दूसरे एग्जामिनेशन में आए तो हमारा काम हो जाए। A royal charter known as Magna Carta, signed by King John of England in 1215, related to what? कि एक रॉयल चार्टर, एक शाही आदेश जो कि किंग जॉन ने इशू किया था 1215 में, जिसको मैग्ना कार्टा भी बुलाते हैं, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हिस्ट्री में काफी नए चेंजेस लेकर आता है या हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। हम इंडियन हिस्ट्री में भी बात करते हैं ना फर्रुख सियार के फरमान का। फर्रुख सियार का फरमान याद है? फर्रुख सियार मुगल एम्पायर, वीक मुगल एम्पायर 1717 में एक फरमान इशू करता है। फरमान एक उर्दू वर्ड, पर्सियन वर्ड। फरमान का मतलब इंपेरियल ऑर्डर, जिसको अंग्रेजी में हम चार्टर बुला रहे हैं यहाँ पर। इसको हमने मैग्ना कार्टा बुलाया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। मैग्ना कार्टा क्लासेस में तुम्हें पढ़ाया है, बैटल ऑफ पलासी पढ़ाने से पहले, ब्रिटिश इन बंगाल पढ़ाने से पहले, किसी रोज PYQ में भी आएगा। इसको मैग्ना कार्टा क्यों बुलाया गया? क्योंकि इस फरमान से ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुख सियार ने क्या बोला था कि बेटा जाओ बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड करो, बंगाल में ट्रेड करो, टैक्स ड्यूटी कुछ नहीं देने की जरूरत है नवाब को। एक एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिया ना कि सपोज रिलायंस आके आसाम में बिजनेस करती है इंडिया के किसी स्टेट में, और दिल्ली से परमिशन लेकर आती है कि भाई ये देखो फरमान दिल्ली वाले साहब ने दिया है, और स्टेट के चीफ मिनिस्टर को ठेंगा दिखा दिया कि हम तुमको 1 रुपया भी GST नहीं देंगे। वही यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो एक बड़ा हिस्टोरिकल माइलस्टोन है, मैग्ना कार्टा बुलाया गया। रिलेट कर लिया करो इस तरह से एक इवेंट को दूसरे इवेंट से। वही यहाँ पे किंग जॉन के मैग्ना कार्टा चार्टर के बारे में बात कर रहा है, जो किंग जॉन ने 1815 में इशू किया था। देख लो क्या है। किंग जॉन ने जो चार्टर 1815 बोल रहा हूँ सॉरी 1215 में इशू किया था। किंग जॉन का ये जो चार्टर है 1215 का, उसका एक बेसिक चीज क्या था? किंग जॉन ने ये बताया कि द किंग एंड हिज गवर्नमेंट एंड हिज फैमिली और एनीवन जो कुछ भी किंग के साथ एसोसिएटेड है, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। एंड दैट्स वाई काफी इंपॉर्टेंट है। इससे किंग ने लोगों को यह समझाया कि चाहे राजा हो या राजा के मंत्री हो या राजा के ऑफिशियल हो, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होगा। मतलब हर किसी के राइट का प्रोटेक्शन होगा। डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स के बारे में ब्रिटिश बात नहीं कर रहे हैं, पर ये एक इंडिकेशन है। इसलिए कहा जाता है कि किंग जॉन का 1215 का जो चार्टर है, उसने आगे जाके अमेरिका के फंडामेंटल राइट्स को भी इंस्पायर किया था, और अमेरिका में जो राइट्स बने उसने हमारे फंडामेंटल राइट्स को इंस्पायर किया। दैट इज किंग जॉन्स चार्टर। आगे फिर हम बोल सकते हैं कि इसने क्या प्रिवेंट किया? किंग फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग हिज पावर। हमारा फंडामेंटल राइट भी तो हमें यही हेल्प करता है ना, कि हमारे एग्जीक्यूटिव या सपोज हमारा लेजिस्लेचर अपने पावर को एक्सप्लॉइट नहीं, अपने पावर को ज्यादा यूज नहीं कर सके, एक्सप्लॉइट नहीं कर सके पावर को, एक्सेस नहीं कर सके पावर का। And so it remains a cornerstone of the British Constitution, not only British Constitution but American Constitution as well. अमेरिका में वही जो बिल ऑफ राइट्स हैं, जिसको हम अपने यहाँ फंडामेंटल राइट्स बुलाते हैं, उससे उसको भी इंस्पायर करता है, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किंग जॉन्स चार्टर, क्या क्या पॉइंट थे किंग जॉन के चार्टर में? तो ये जो कि तुमको फंडामेंटल राइट में भी हमारे यहाँ दिखते हैं, कुछ वैसे ही सिमिलर। लिमिटिंग द किंग्स पावर, लिमिटिंग द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, गारंटीड पॉलिटिकल लिबर्टीज, प्रोटेक्टिंग द चर्च,
प्रोटेक्टिंग द चर्च। देखो ये वाला भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं या जब हम सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना कि इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव नेचर का है। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिव मैनर में रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है। बट यूरोप में कैसा है, नेगेटिव मैनर का है, वेस्ट में। तो किंग जॉन ने यहाँ पे ट्राई किया था कि चर्च की किसी भी एक्टिविटी में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। चर्च के राइट को तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन इसको सेक्युलरिज्म में सोशियो पॉलिटिकल साइंटिस्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म बुलाते हैं कि अगर चर्च ने अपने पावर का एक्सेस करना शुरू कर दिया तो फिर दिक्कत होगी। किंग जॉन का इंटेंशन दूसरा था, वो चाहता था कि चर्च में इंटरफेयर नहीं हो, लेकिन अगर चर्च अपने पावर का एक्सेस कर रहा है तो फिर उससे कौन बचाए। और बाकी वैसे ही सिमिलर जो कि राइट्स में देखे जाते हैं। That was King John's charter in 1215 and so now you can find the answer. पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, that there will be certain basic rights of the citizens under the king's rule। तो ये डायरेक्ट रेफरेंस है, लेकिन हम बाकी भी पढ़ते हैं। That the king and royal family is also subject to law and rules, that the subjects would henceforth abide by all the dictates of the king, that the king and the royal family is not subject to prevailing law and rules। फोर्थ स्टेटमेंट तो पूरी तरह से रिजेक्ट हो गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कुछ सिमिलैरिटी दिखती है, लेकिन देखो फर्स्ट और थर्ड को हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। कैसे? देयर विल बी सर्टेन बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन, यहां तक ठीक है। अंडर द किंग्स रूल, यहां गलत है कि राजा के रूल के अंदर लोगों के पास सर्टेन राइट्स होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब राजा यही बोलता रहेगा कि मेरे रूल के अंदर, मेरे रूल के अंदर, मेरे रूल के अंदर, तो मैं होता रहेगा। जब मैं होता रहेगा तो फिर कहाँ से इक्वालिटी रहेगी, फिर कहाँ से किसी के राइट का प्रोटेक्शन रहेगा। सो दैट्स माय मोर सुटेबल आंसर। आपको हमेशा एग्जामिनेशन में मोर सुटेबल चूज करना है। क्या होगा मोर सुटेबल? दैट द किंग एंड द रॉयल फैमिली, नो वन इज अबव द लॉ। कि राजा मैं नहीं करेगा बकरी की तरह, है ना। राजा हो या रानी हो या उसके प्रजा हो, सब बराबर है। ये ज्यादा सुटेबल है। दैट इज द आंसर। ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रज्मनामा से रिलेटेड। रज्मनामा, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। रज्मनामा क्या बोला जा रहा है कि रज्मनामा, पहले तो एक बुक का नाम हो गया, इज द ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत बुक इनटू पर्शियन लैंग्वेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, द मोस्ट पॉपुलर रूलर अमंग द मुगल्स। हालांकि लार्जेस्ट टेरिटोरी इसके पास नहीं थी, लार्जेस्ट टेरिटोरी औरंगजेब के पास थी, पर ज्यादा पॉपुलर कौन है? मोस्ट पॉपुलर अकबर। What was the संस्कृत बुक एंड हु ट्रांसलेटेड इट इनटू पर्शियन? कि भैया ये जो रज्मनामा जो पर्शियन ट्रांसलेशन है, ये कौन से संस्कृत बुक का ट्रांसलेशन है और किसने किया था अकबर के ड्यूरेशन में? तो आंसर तो वैसे तुम्हें यहाँ दिख जाएगा कि इट इज द ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। महाभारत का ट्रांसलेशन है बाय फैजी, अबुल फजल का भाई, और बदायूनी, एक हिस्टोरियन थे, एक कर्टियन थे जो बदायूं के पास रहते थे, तो बदायूनी नाम पड़ा। इन दोनों ने मिलकर महाभारत का, इंडिया की एक ग्रेट एपिक, उसका ट्रांसलेशन पर्शियन में किया। किस नाम से? रज्मनामा से। लेकिन बाकी जो यहाँ ऑप्शन बी सी डी में लिखा है, इसके ऊपर भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। आ जाओ, यहाँ देखो। पहले तो रज्मनामा, रज्मनामा महाभारत का ट्रांसलेशन है जो अकबर के कहने पे हो रहा था, अकबर के ऑर्डर पर, मकतब खाना में। ये मकतब खाना याद रखना, मतलब अकबर्स हाउस और अकबर्स ऑफिस ऑफ ट्रांसलेशन। किसने किया भैया? तो वो हमने देख लिया, फैजी ने और साथ में बदायूनी ने। फैजी किसका भाई है? अबुल फजल का। अबुल फजल चाचा कौन है? जिसने अकबर की बायोग्राफी लिखी थी। बायोग्राफी का नाम क्या है? अकबरनामा की आईन अकबरी? हाँ, अकबरनामा की आईन अकबरी, अकबरनामा की आईन अकबरी। सही आंसर क्या होगा? अकबरनामा। क्यों? क्योंकि आईन अकबरी अकबरनामा का ही एक पार्ट है, उसका 3rd वॉल्यूम है। आइन मतलब लॉ, अकबर के ड्यूरेशन के लॉ आईने अकबरी में लिखे हैं। अकबरनामा का ही एक पार्ट, अकबरनामा का ही एक वॉल्यूम अबुल फजल ने लिखा था, जिसका मर्डर भी करवा दिया। किसने करवाया? किस प्रिंस ने करवाया? ये तुम देखना। नेक्स्ट क्या है, एक और चीज याद रखेंगे रज्मनामा के बारे में कि ये कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है।
एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, एक फ्री पर्सियन एडेप्टेशन है, जो खुद बदायूनी ने बोला था कि रज्मनामा एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है महाभारत का, बस मैंने ऐसे रफली एक पर्सियन एडेप्टेशन किया था, लेकिन काफी पॉपुलर हुआ। और हमारे बदायूनी साहब जो हैं, ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड रामायण। बदायूनी का जिक्र हो रहा है तो बाकी रामायण भी इसने ट्रांसलेट किया था। चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वर अदर वर्क्स व्हिच वर ट्रांसलेटेड ड्यूरिंग द मुगल्स, स्पेशली अकबर के टाइम में कई और चीजों का ट्रांसलेशन हुआ था। जैसे अथर्ववेद, ये बाकी ऑप्शन में भी थे ना। अथर्ववेद का ट्रांसलेशन कर रहे हैं कौन? हाजी इब्राहिम सरहिंदी साहब। ये भी ड्यूरिंग अकबर, अकबर के ही ड्यूरेशन में, अकबर के ही मकतब खाना में, अकबर के कहने पर, याद रखिएगा। पंचतंत्र, जिसके ओरिजिनल राइटर कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानियां बच्चों को सुनाई जाती थी, दादी नानी सुनाती थी, मोरल साइंस के बुक में भी मिलती हैं। और साथ ही साथ नल एंड दमयंती की कहानी, जो कि महाभारत का ही पार्ट है, उसका भी ट्रांसलेशन हुआ अकबर के टाइम में। किसने किया? फैजी ने। अकबर के नवरत्न में भी एक है फैजी। रामायण एंड सिंहासन बत्तीसी, इसका ट्रांसलेशन बदायूनी। अभी हमने देखा था लास्ट स्लाइड में, रामायण का ट्रांसलेशन भी बदायूनी करता है, और साथ ही साथ सिंहासन बत्तीसी का भी। सिंहासन बत्तीसी में भी कहानी है, हालांकि सिंहासन बत्तीसी का एग्जैक्ट ऑथर कौन है वो हमें नहीं मालूम है। सिंहासन बत्तीसी, ये कहानी राजा भोज से रिलेटेड है। राजा भोज इंडिया के 10th 11th सेंचुरी में रूल करने वाले राजा, काफी पॉपुलर हुए थे राजा भोज, जिन्होंने कल्चर को, लिटरेचर को पैट्रोनाइज किया। खुद एक अच्छे लिटरेचर के जानने वाले थे राजा भोज। और इनको इनके अकॉर्डिंग इनके पास एक थ्रोन था, एक सिंहासन था, जिसमें 32 अप्सराएं कैद थी श्राप के वजह से। कुछ कहानियां थी वैसे ही, वही कहानी है सिंहासन बत्तीसी, जो रिलेटेड है राजा भोज से, लेकिन साथ ही साथ और किससे रिलेटेड है? राजा विक्रमादित्य से। ये विक्रमादित्य कौन है? ये गुप्त रूलर है, जिसका पूरा नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त सेकंड। देन राजतरंगिनी किसकी लिखी हुई बुक है? राजतरंगिनी कलहन ने लिखा था। कलहन राजतरंगिनी वॉज रिटन बाय कलहन। इसका ट्रांसलेशन किसने किया? मौलाना शाह मोहम्मद ने। कलहन की राजतरंगिनी एक इंपॉर्टेंट बुक है गाइस, जिसके बारे में पढ़ना। अभी मैंने एक एमसीक्यू इससे रिलेटेड तुम्हारे लिए अटैच करके रखा है। कश्मीर की हिस्ट्री बताती हुई बुक राजतरंगिनी, संस्कृत में लिखी गई थी, एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है इसको, जिसे लिखने के टाइम में कलहन ने किसी भी राजा का साइड नहीं लिया। डिफरेंट डायनेस्टीज के बारे में लिखता है और किसी का साइड नहीं लेता है, इम्पार्शियल होकर लिखता है पूरी तरह से। जो गलती की थी राजा ने, रानी ने, वो भी लिखा, जो अच्छा किया था वो भी लिखा, डिफरेंट डायनेस्टीज के बारे में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भगवत गीता एंड 52 उपनिषद, कुछ 52 उपनिषद, इसका ट्रांसलेशन अकबर के टाइम में नहीं, बाद में हुआ। ये ट्रांसलेशन अकबर के टाइम के हैं रफली। और ये जो ट्रांसलेशन है भगवत गीता एंड 52 उपनिषद का, ये दारा शिकोह कर रहा है। कौन है ये दारा शिकोह? ये मुगल एम्पायर शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह, बेचारा मारा गया, इसके भाई औरंगजेब ने मार दिया। प्रिंस था ये, क्राउन प्रिंस, शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह। ये ट्रांसलेशन वर्क्स है, ये याद रखने हैं हमें, ठीक है। और यहाँ पे राजतरंगिनी से रिलेटेड तुम्हारे लिए क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट को पढ़ो, राजतरंगिनी के बारे में पढ़ो और मुझे कमेंट करके आंसर बताओ। दिक्कत होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में PYQ एनालिसिस के तुम्हारे साथ राजतरंगिनी भी डिस्कस कर दूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।